दोपहर के समय सावित्री अपने मोहल्ले की औरतों के साथ हाथ में सब्जी का थैला लिए गली से आ रही होती है। अरे सावित्री बहन, सुना है तुम्हारे बेटे सुशील का कॉलेज खत्म हो गया है। अब आगे क्या सोचे हैं, क्या करेगा? अरे क्या करेगा मतलब, अपने स्वर्गवासी पिता की तरह वो भी बड़ी सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। सुनील पढ़ाई में शुरू से ही बहुत तेज है। वो तो है, बहुत होनहार लड़का है मेरा। देखना, वो सीधा आईएएस से आईपीएस अफसर बनकर ही दम लेगा। सही कहा, इतना इंटेलिजेंट है तो सरकारी नौकरी में ही जाएगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। सावित्री मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर आती है, जहाँ सुनील सोफे पर बैठकर कुछ फाइल्स देख रहा होता है। तभी अपनी माँ को देखकर सुनील, अरे माँ, तुम आ गई? हाँ बेटा, आज बाजार में बहुत अच्छी ताजी सब्जियाँ मिली है और मैं तेरी पसंद की पनीर लाई हूँ। अभी बढ़िया सब्जी बनाती हूँ। अरे वाह माँ, आज तो मजा आ जाएगा। अच्छा बेटा, तेरा फाइनल रिजल्ट भी आ गया है और तूने कॉलेज में टॉप किया है। अब बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कर, शहर के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले ले ताकि सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू हो सके। नहीं माँ, मुझे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी है। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहा है तू, होश में तो है ना? माँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मेरा मन सरकारी नौकरी में कभी नहीं था और ना ही कभी होगा। तेरे पापा सरकारी महकमे में इतने बड़े अफसर थे, तुझे भी उनकी तरह अफसर बनना है। ये क्या बिजनेस का भूत सवार हुआ है? माँ, सबकी पसंद अलग होती है ना। मुझे बिजनेस की फील्ड में जाना है क्योंकि बिजनेस करना मेरा असली पैशन है। माँ, फालतू की बातें मत कर सुनील। बिजनेस का इस जमाने में क्या भरोसा है, आज चलता है कल पूरी तरह बंद हो जाता है। माँ, तुम बिना वजह डर रही हो। मेहनत करूँगा तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। मैंने पूरे मोहल्ले की सहेलियों को बता दिया है कि मेरा बेटा अफसर बनेगा। तू तो सरेआम मेरी नाक कटवा देगा। अरे माँ, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? मैं तुम्हें इतनी धन दौलत और शोहरत दिलाऊंगा ना कि सरकारी नौकरी वाले भी देखते रह जाएंगे। सावित्री गुस्से में मुंह बनाकर सीधे किचन की तरफ चली जाती है और बर्तन समेटने लगती है। इस लड़के को अब मैं कैसे समझाऊं? सरकारी नौकरी में पूरी लाइफ की सिक्योरिटी होती है, बिजनेस में तो सिर्फ रिस्क है। इतना सोचकर सावित्री खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। फिर रात के समय डाइनिंग टेबल पर सावित्री और सुनील चुपचाप खाना खा रहे हैं। तभी सुनील का फोन बजने लगता है। सुनील, किसका फोन है? 2-3 बार आ चुका है, तू बार बार इसे काट क्यों रहा है? माँ, कुछ नहीं, बस कॉलेज के एक दोस्त का फोन है। मैं खाना खाकर जरा उससे मिलकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी खाना खत्म कर और मिलकर आ। रात काफी हो रही है, बाहर ज्यादा देर मत रुकना। सुनील खाना खत्म करके तुरंत पास के एक पार्क में पहुंचता है, जहां शिल्पा बेंच पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। ओफो सुनील, तुम पुरानी आदत की तरह आज भी पूरे आधे घंटे लेट आए हो। अरे क्या करूं यार शिल्पा, घर पर माँ ने रोक लिया था। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ बैठो। मुझे बताओ कि तुम्हारी बिजनेस की बात कहाँ तक पहुँची? शिल्पा, मैं अब अपना नया स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में गहराई से सोच रहा हूँ। सुनील, वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन तो मेरा भी पूरा हो गया है। अब पापा मेरी शादी के लिए लड़के देख रहे हैं। यार शिल्पा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं एक बार अच्छे से सेटल हो जाऊं ताकि तुम्हारे पापा की आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा हाथ मांग सकूं। सुनील, जो भी करना है बहुत जल्दी करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस मोहब्बत को कोई सरकारी नौकर उड़ा कर ले जाए। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है ना कि पापा को सरकारी नौकरी वाले का कितना ज्यादा क्रेज है। वो मेरी शादी सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लड़के से करना चाहते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो शिल्पा, एक दिन देखना तुम्हारे पापा खुद बहुत गर्व से तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सुनील। तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा यही भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। देखना, मैं बिजनेस के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ऐसे ही समय बीतने लगता है और सुनील अलग अलग तरह के बिजनेसेस शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे भारी असफलता हाथ लगती है। और फिर एक शाम सुनील बहुत ही थका हुआ और उदास चेहरे के साथ अपने घर वापस लौटता है। वहीं सावित्री उसे देखकर, क्या हुआ बेटा सुनील, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? माँ, मैंने जो नया बिजनेस ट्राई किया था ना, उसमें मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सारे पैसे डूब गए हैं। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि इन फालतू कामों को छोड़ और कोई अच्छी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर। माँ, मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मुझे नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैं सिर्फ बिजनेस ही करूंगा। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर सरकारी नौकरी करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, पर तू तो अपने पिता जैसा कभी नहीं बन सकता। अच्छा माँ, ठीक है, अब इस बहस को प्लीज बंद करो। मुझे बहुत भूख लगी है, पहले खाना तो दे दो। किचन में खाना रखा है, खुद निकाल कर खा ले। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। सावित्री गुस्से में सुनील को छोड़कर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं सुनील अकेला किचन से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगता है। और फिर अगली शाम सावित्री पार्क में घूमने निकलती है, जहाँ उसे मोहल्ले की कुछ औरतें मिल जाती हैं। अरे सावित्री बहन, तुमने सुना क्या? वो जो हमारे मोहल्ले की सुमित्रा बहन है, उनकी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। अच्छा, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। कौन से विभाग में नौकरी लगी है उसकी? कोई बड़ा सरकारी महकमा है बहन, पूरे 70,000 रूपए महीना शुरुआती पेमेंट है उसकी। सावित्री बहन, तुम तो बड़े गर्व से कहती थी कि तुम्हारा बेटा IAS IPS बनेगा, क्या हुआ उसका? अरे क्या खाक IAS बनेगा, वो तो आजकल कोई काम नहीं करता, बस निठल्ला बनकर घर में बैठा रहता है। सावित्री बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। और जैसे ही वो घर के अंदर आती है, सुनील हॉल में बैठा हुआ दिखता है। तभी वो अपनी माँ का उतरा चेहरा देख, क्या बात है माँ, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तू चुप रह सुनील, तेरे इस बेकार बिजनेस के चक्कर में पूरे मोहल्ले में मेरी थू थू हो रही है। माँ, मोहल्ले वालों का काम ही है सिर्फ बातें बनाना। आप उनकी बातों को दिल से क्यों लगा रही हो? क्यों न लगाऊं? आज सुमित्रा की बेटी की सरकारी नौकरी लग गई तो वो औरतें खड़े होकर मुझे ताने मार रही थी। माँ, तुम थोड़ा धीरज रखो। जिस दिन मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा ना, वही सब लोग आकर तुम्हारी सबसे ज्यादा इज्जत करेंगे। पता नहीं मेरी फूटी किस्मत में वो दिन कभी आएगा भी या नहीं। तू तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। सावित्री गुस्से में अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा के घर के डाइनिंग टेबल पर शिल्पा, उसके पापा और उसकी माँ रात का खाना खा रहे होते हैं। देखो शिल्पा बेटा, तुम्हारा ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी वाला लड़का देखना शुरू कर रहा हूँ। कुछ दोस्तों से बात भी की है इस बारे में। पापा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, मैं थोड़ा और आगे पढ़ना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हारे लिए 1-2 अच्छे सरकारी लड़कों के रिश्ते आ भी चुके हैं। जल्दी कोई अच्छा लड़का देखकर मैं शादी तय कर दूंगा तुम्हारी। हे भगवान, मैं पिताजी को कैसे समझाऊं कि मैं सुनील से प्यार करती हूँ। पापा, मेरा अभी खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शिल्पा अपनी प्लेट वहीं छोड़कर सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। वहीं शिल्पा की माँ उसके पीछे पीछे कमरे में आती है। क्या बात है बेटा, तू आजकल इतनी खोई खोई क्यों रहती है? अपनी माँ से कुछ छुपा रही है क्या? माँ प्लीज तुम पिताजी को समझाओ ना, शादी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का होना ही क्यों जरूरी है? तू ये कैसी अजीब बातें कर रही है? हर पिता अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दूल्हा ही चाहता है। माँ, मैं कॉलेज के एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, वो अपना बिजनेस कर रहा है और एक दिन जरूर सफल होगा। देख बेटा, तुझे तो तेरे पापा का स्वभाव पता है, उनके सामने भूल कर भी इस बिजनेस वाले लड़के का जिक्र मत करना। लेकिन माँ, सरकारी नौकरी में ऐसा क्या रखा है कि पिताजी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? शिल्पा के पापा कमरे के दरवाजे के पीछे खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो अचानक गुस्से में कमरे के अंदर आते हैं और सरकारी नौकरी में लाइफ और फ्यूचर दोनों पूरी तरह सिक्योर रहते हैं शिल्पा, इसलिए मैं इसके पीछे हूँ। पापा, बिजनेस में भी तो इंसान बहुत तरक्की कर सकता है, आप एक बार सुनील से मिलकर तो देखिए। मैं किसी भी ऐसे अरे गहरे बिजनेस करने वाले लड़के के हाथ में अपनी इकलौती बेटी का हाथ कभी नहीं दे सकता। पापा, सुनील बहुत अच्छा लड़का है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, आज नहीं तो कल उसका बिजनेस चल पड़ेगा। बिजनेस का क्या भरोसा है, आज पैसा है कल नहीं है। जब मार्केट में मंदी आती है तो सबसे पहले बिजनेस डूबता है। पापा, अब वो पुराना जमाना नहीं रहा, अब पूरा दौर बिजनेस और स्टार्टअप्स का है, इसमें सरकारी नौकरी से ज्यादा पैसा है। मुझे ये सब फालतू का ज्ञान मत सिखा शिल्पा, मैंने जो एक बार कह दिया वही मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर शिल्पा के पापा गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं शिल्पा रोने लगती है और उसकी माँ उसे संभालती है। बेटा, तेरे पापा का फैसला हमेशा आखिरी होता है, तू अपनी इज्जत छोड़ दे और उनकी बात मान ले। इतना कहकर शिल्पा की माँ भी कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं सुनील शिल्पा को लगातार फोन लगा रहा होता है, लेकिन शिल्पा फोन नहीं उठाती। वहीं सुनील परेशान होकर तुरंत शिल्पा के घर की तरफ निकल जाता है। इधर शिल्पा हॉल में आते हुए, पिताजी, मैं सुनील के साथ बहुत खुश रहूंगी, वो मेरा सच्चा प्यार है, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए।
कितनी बार समझाऊं तुझे, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? बिजनेस वाले के साथ कोई फ्यूचर नहीं होता। अगर वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो भी मैं उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। शिल्पा के पापा गुस्से से आग बबूला होकर टेबल पर रखा सजावट का सामान उठाकर जमीन पर फेंकने और तोड़ने फोड़ने लगते हैं। तुझे जरा भी अकल नहीं है कि असली सिक्योरिटी सिर्फ सरकारी नौकरी में है। इसी हंगामे के बीच सुनील हड़बड़ाहट में शिल्पा के घर के अंदर आ जाता है। वहीं शिल्पा सुनील को देखकर चौंकते हुए, सुनील, तुम यहाँ? तुम यहाँ इस वक्त? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? वो अंकल, शिल्पा मेरा फोन नहीं उठा रही थी तो मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अंकल, आप एक बार मेरी बात सुनिए। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए प्लीज। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। प्लीज पापा, एक बार सुनील की बात समझने की कोशिश करो। ये बहुत मेहनती है, कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ तुम जैसे कंगाल और नाकामयाब इंसान को नहीं दे सकता। अंकल प्लीज मेरी मेहनत पर भरोसा रखिए। मैं दिन रात एक कर दूंगा शिल्पा की खुशियों के लिए। शिल्पा, तू तुरंत अपने कमरे के अंदर जा। मुझे इस लड़के से कोई बात नहीं करनी है। शिल्पा के पापा आगे बढ़ते हैं और सुनील का कॉलर पकड़कर उसे धक्के मारते हुए घर के दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं। पापा, हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई सुनील को इस तरह धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की? मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर तू उस लड़के के पीछे इतनी अंधी हो चुकी है और मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं अभी जहर खा लूंगा। सुन रही है? पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अपने होश में तो है आप? तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं जो बोलता हूँ वो कर सकता हूँ। मेरी मौत देखना चाहती है तो कर अपनी मर्जी। शिल्पा के पापा गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर के कमरे में चले जाते हैं। शिल्पा बदहवास होकर सोफे पर बैठ जाती है। माँ, मैं अपने प्यार के लिए अपने सगे पिता की जान की कुर्बानी कभी नहीं दे सकती। बेटा, तेरे पापा बहुत जिद्दी है। वो अपनी बात मनवाने के लिए सचमुच कुछ भी कर बैठेंगे। माँ, पापा को बोल देना कि वो जहाँ भी मेरा रिश्ता करना चाहते हैं कर दे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अगले दिन पार्क की उसी पुरानी बेंच पर सुनील और शिल्पा बहुत ही भारी मन से एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। सुनील, मैं अब तुमसे चाहकर भी शादी नहीं कर सकती। मैं अपने पिताजी को इस हाल में बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। कोई बात नहीं शिल्पा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। तुम्हारे पिता भी अपनी जगह अपनी बेटी के लिए सही सोच रहे हैं। वो जिससे भी कहते हैं तुम मुझे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और शादी कर लो। तुम अपना बिजनेस कभी मत छोड़ना सुनील। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक न एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। हाँ, मैं सक्सेसफुल जरूर होऊंगा शिल्पा, लेकिन मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का रहेगा कि उस कामयाबी के दिन तुम मेरे साथ नहीं होगी। मेरी किस्मत में शायद तुम्हारा साथ नहीं था, पर मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम भले ही मेरे साथ नहीं रहोगी, लेकिन तुम्हारा ये अटूट भरोसा हमेशा मेरे साथ रहेगा शिल्पा। इसी के दम पर मैं बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा, देखना। शिल्पा रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है। वहीं उसके पापा कहते हैं, शिल्पा बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। कल तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार रिश्ता आ रहा है। लड़का सरकारी अफसर है। जी पापा, जैसी आपकी मर्जी। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैंने उनके परिवार को कल दोपहर के खाने पर बुला लिया है। तुम अच्छे से तैयार रहना। अगले दिन विजय और उसकी माँ कामिनी बड़े ठाट बाट से शिल्पा के घर आते हैं। वहीं डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता चल रहा होता है। विजय बेटा, समझन जी, आप लोग कुछ और लीजिए ना। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि विजय जी सरकारी अफसर हैं। हाँ भाई साहब, मेरे बेटे की इज्जत पूरे डिपार्टमेंट में है। उसके पास सरकारी रुतबा और पावर दोनों है। अंकल, नाश्ता तो बहुत अच्छा है। वैसे मैं शादी से पहले शिल्पा से अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। शिल्पा, विजय जी को अंदर गेस्ट रूम में लेकर जाओ और आराम से बात करो। शिल्पा और विजय गेस्ट रूम में आते हैं। वही विजय सोफे पर बड़े रौब के साथ बैठ जाता है, लेकिन शिल्पा चुपचाप खड़ी रहती है। अरे बैठ जाओ शिल्पा, मैं सीधा और साफ बात करने वाला इंसान हूँ। तुम शादी के बाद आगे लाइफ में क्या करना चाहती हो? मैंने अभी अपने करियर के बारे में कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन शादी के बाद मैं इस पर जरूर सोचूंगी। देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बीवी शादी के बाद कोई जॉब करे। तुम्हें पूरी तरह से मेरे तरीके से ही रहना होगा।
आपके तरीके से? मतलब मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपने तरीके से जीने की आदत छोड़नी पड़ेगी। आगे जो भी सोचोगी मुझसे बिना पूछे कदम भी मत बढ़ाना। शिल्पा हैरान होकर विजय के घमंडी चेहरे को देखती है। कुछ देर के बाद विजय और उसकी माँ कामिनी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं शिल्पा तुरंत अपने माँ पापा से अपनी नाराजगी जताती है। पापा, आपने उस विजय की बात करने का तरीका देखा? वो कितना ज्यादा घमंडी और बदतमीज लड़का है। बेटा, वो सरकारी नौकरी में एक बड़ा अफसर है। इतना थोड़ा बहुत घमंड और एटीट्यूड तो उसके अंदर होगा ही। पापा, अभी भी वक्त है। आप प्लीज मेरी शादी उस लड़के से मत कीजिए। वो मुझे कभी खुश नहीं रख पाएगा। तू चिंता मत कर बेटा, वो लड़का तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सरकारी जॉब वाले लड़के ऐसे ही रौबदार होते हैं। माँ, तुम तो कुछ बोलो। तुम भी पापा की बात पर हाँ में हाँ मिला रही हो। क्या तुम्हें मेरी लाइफ की कोई फिक्र नहीं है? बेटा, तेरे पापा जो बोल रहे हैं वो सोच समझ कर ही बोल रहे हैं। तो ज्यादा परेशान मत हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं एक तरफ शिल्पा के घर में शादी की रस्में और तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो दूसरी तरफ सुनील अपने बिजनेस में पागलों की तरह दिन रात मेहनत करने में जुट जाता है। और फिर एक दोपहर सुनील अपनी पुरानी बाइक से मार्केट से लौट रहा होता है, जहां रास्ते में उसे मोहल्ले के दो आदमी देखकर मजाक उड़ाते हुए। अरे भाई सुनील, तुम्हारा वो बड़ा बिजनेस कहाँ तक पहुंचा? हाँ, बन गए क्या तुम देश के अगले मुकेश अंबानी? हाँ? हाँ यार, हमें तो लगा था कि तुम भी कुछ दिनों में मर्सिडीज कार में घूमना शुरू कर दोगे, लेकिन तुम तो अभी तक इस पुरानी खटारा बाइक पर चल रहे हो। हाँ? सुनील उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपनी बाइक आगे बढ़ाकर अपने घर आ जाता है और अपने बेडरूम में जाकर उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसके फोन पर शिल्पा का कॉल आता है। शिल्पा, बहुत अच्छा किया तुमने इस समय पर कॉल कर लिया यार। मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। क्यों सुनील, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी उदास क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? रास्ते में मोहल्ले के लोग मुझे देखकर ताने मार रहे थे, मेरी पुरानी बाइक का मजाक उड़ा रहे थे। सुनील, उन फालतू लोगों को जो कहना है कहने दो। तुम उनकी बातों में आकर अपनी हिम्मत मत हारना। भगवान ने चाहा तो तुम बहुत जल्द सक्सेसफुल होगे। मैं जानता हूँ शिल्पा कि तुम खुद इस वक्त अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान हो, फिर भी तुम आज मेरा सहारा बनकर खड़ी हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं बस तुम्हें हमेशा कामयाब देखना चाहती हूँ सुनील, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ। अच्छा, तुम भी बिल्कुल मत डरना शिल्पा, भगवान ने सब अच्छा सोचा होगा। शादी के बाद तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह कुछ और दिन बीतते हैं। एक तरफ शिल्पा की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, तो दूसरी तरफ सुनील के बिजनेस की नई डील्स फाइनल हो रही थी। और फिर एक शाम शिल्पा अपने कमरे में बैठी सोचती है, मुझे अपने होने वाले पति से एक बार बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो उसका नंबर डायल करती है और 2-3 बार विजय को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार विजय का नंबर लगातार बिजी आ रहा होता है और कोई रिटर्न कॉल भी नहीं आता। तभी उसकी माँ कमरे के अंदर आती है और उसे परेशान देखकर, बेटा शिल्पा, क्या सोच रही थी? यहाँ अकेले इतनी उदास बैठकर चेहरा क्यों लटका रखा है? माँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरे होने वाला पति मुझे कभी खुद से फोन नहीं करते, और जब मैं करती हूँ तो हमेशा उनका नंबर बिजी आता है। तभी शिल्पा के पापा भी पीछे कमरे के अंदर आ जाते हैं और शिल्पा की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। अरे बेटा, वो कोई साधारण इंसान नहीं, एक बड़ा सरकारी अफसर है। वो तुम्हारी तरह निठल्ला नहीं बैठा रहता, उसे बहुत काम रहता है। पापा, काम सबको होता है, लेकिन अपनों के लिए 2 मिनट का समय तो निकाला ही जा सकता है ना? शादी के बाद तुम्हें जितनी भी बातें करनी होंगी उससे करती रहना, आराम से कर लेना। अभी उसे परेशान मत करो। अगले दिन सुबह के समय शिल्पा के पापा के फोन पर विजय की माँ कामिनी का फोन आता है। वो फोन लाउड स्पीकर पर डाल देते हैं। देखिए भाई साहब, अब हमारा बेटा इतना बड़ा सरकारी अफसर है, पूरे समाज में हमारी इज्जत का सवाल है। जी समधन जी, बताइए ना, कोई खास बात है क्या? हम तो आपकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि हमारे स्टेटस के हिसाब से हमें विदाई में एक बड़ी चमचमाती कार दहेज में चाहिए। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। लेकिन समधन जी, हमारी तो पहले ही सारे कैश और बाकी दहेज के सामान को लेकर बात फाइनल हो चुकी थी। अब मैंने अपना पूरा बजट भी बना लिया है। देखिए भाई साहब, सरकारी नौकरी वाला इतना बड़ा दामाद चाहिए तो इतना तो आपको हमारे लिए करना ही पड़ेगा, वरना आप खुद समझदार हैं। अच्छा चलिए ठीक है समधन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे तैसे करके कार का इंतजाम भी कर दूंगा।
शिल्पा के पापा परेशान होकर फोन रख देते हैं। पास ही खड़ी शिल्पा अपने पापा की ये सारी बातें सुनकर बेहद गुस्सा होते हुए, पिताजी, आपको उनकी इस बेतुकी मांग के लिए साफ मना कर देना चाहिए था। उनकी हिम्मत कैसे हुई कार मांगने की? अरे चुप कर शिल्पा, तुझे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। सरकारी नौकरी वाला लड़का इतनी आसानी से नहीं मिलता बेटा, इतना तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन के बाद कामिनी का फोन शिल्पा के पापा के पास फिर आता है। इस बार उनकी मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। भाई साहब, हमारे घर का ये जो डबल डोर फ्रिज है वो अचानक खराब हो गया है, तो हमने अपनी पसंद का एक महंगा इम्पोर्टेड फ्रिज देखा है। जी, कितने तक का फ्रिज है वो, आप मुझे बता दीजिए। कोई ज्यादा नहीं, बस 3-4 लाख रुपए का है। आप वो फ्रिज हमें भिजवा दीजिए, और फिर वो आपकी बेटी के ही काम आएगा ना। ठीक है समधन जी, मैं उसका पेमेंट भी करवा दूंगा। इसी तरह लड़के वालों की तरफ से लगातार नई नई मांगे बढ़ती जा रही थीं। शिल्पा के पापा हर बार हाँ करते जा रहे थे और शिल्पा लगातार उन्हें मना करती जाती थी। पापा कुछ ज्यादा ही डिमांड हो रही है उनकी। वो लोग लालची है। अभी भी वक्त है, आप प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। तू चुप कर शिल्पा, सरकारी दामाद ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिल जाता। शादी ब्याह में ये सब खर्चा तो करना ही पड़ता है। शादी से ठीक 2 दिन पहले कामिनी एक बार फिर से फोन करके इस बार सबसे बड़ी मांग सामने रख देती है। भाई साहब, हमारे रहने का ये घर बहुत पुराना हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। एक बहुत ही आलीशान फ्लैट पसंद आया है। फ्लैट? लेकिन समधन जी, इतने कम समय में इतने सारे लाखों रुपए का फ्लैट मैं कहाँ से दिला पाऊंगा? देखिए, अगर अपनी बेटी की शादी अच्छे से करवानी है तो वो फ्लैट तो हमें चाहिए ही चाहिए, वरना बारात आने की उम्मीद मत रखना। ऐसा कहकर कामिनी फोन रख देती है। शिल्पा के पापा घबराकर तुरंत अपने एक परिचित को फोन लगाकर उससे पैसों की बात करते हुए, हेलो भाई साहब, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत जरूरी पैसों की जरूरत है। मैं अपना ये घर आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ, प्लीज कागजात तैयार रखिए। पापा, आप इस लालची परिवार के चक्कर में हमारा इकलौता घर क्यों गिरवी रख रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, हम सड़क पर आ जाएंगे। तुझे समझ में नहीं आता शिल्पा, वो लोग जो चाहते हैं वो हमें हर हाल में करना ही पड़ेगा। इतना बड़ा सरकारी दामाद खोने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। दूसरी तरफ सुनील का सालों का सपना सच हो जाता है। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अचानक बहुत तेजी से चल पड़ता है और वो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। शिल्पा की शादी का समय पास आ जाता है। इधर शिल्पा के घर में शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं, वहीं घर में हल्दी की रस्म चल रही होती है, लेकिन शिल्पा पूरी तरह सुनील की यादों में खोई होती है। इसी बीच शिल्पा का फोन बजता है। वो छुपकर कमरे के कोने में जाकर सुनील का फोन उठाती है। हे शिल्पा, तुम्हें पता है मेरा बिजनेस पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। सुनील, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तुम्हारे लिए बेहद खुश हूँ। अपने पापा को जाकर बता देना कि उनका वो सरकारी नौकरी वाला दामाद साल का जितना कमाएगा ना, उतना तो हर महीने में टैक्स भर देता हूँ मैं। लेकिन सुनील, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे हाथों में हल्दी लग रही है। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है शिल्पा, अगर किस्मत को यही मंजूर था तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी शादी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम प्लीज अपनी लाइफ अच्छे से संभालना, और हाँ, तुम मेरी शादी में बिल्कुल मत आना। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई तुम्हें कुछ कहे। नहीं शिल्पा, मैं तुम्हें एक बार दुल्हन के जोड़े में जरूर देखना चाहता हूँ। मैं चुपचाप आऊंगा, तुम्हें दूर से देखकर चला जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। विजय बहुत ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बारात लेकर शिल्पा के घर पहुंचता है। अरे देखो भाई, शिल्पा की किस्मत कितनी बुलंद है। आज इतना बड़ा सरकारी अफसर इसके लिए दूल्हा बनकर आया है। हाँ बहन, शिल्पा के पापा ने दामाद ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे मोहल्ले में आज इनका ही नाम हो रहा है। शिल्पा के पापा बारात का स्वागत करते हुए सभी बारातियों को काजू, बादाम और कोल्ड ड्रिंक बहुत आदर सत्कार के साथ सर्व कर रहे होते हैं। जिसके बाद रिंग सेरेमनी और जयमाला का समय आता है। शिल्पा और विजय स्टेज पर खड़े होते हैं। शिल्पा विजय को जयमाला पहना देती है। फिर जैसे ही विजय जयमाला उठाने लगता है, कामिनी अचानक आगे बढ़ती है और विजय का हाथ रोक देती है। ये देखकर शिल्पा के पापा, समधन जी, अब क्या हुआ? आपने ऐन वक्त पर विजय बेटा का हाथ क्यों रोक दिया? कोई गलती हो गई क्या हमसे? समधन जी, मेरा बेटा वरमाला डालने से पहले आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता है। अंकल, मुझे वो सस्ती वाली कार बिल्कुल नहीं चाहिए जो आपने भेजी है। मुझे अभी के अभी फॉर्च्यूनर कार चाहिए, वरना ये शादी यहीं रुक जाएगी।
बेटा विजय, शादी में अब तक हैसियत से ज्यादा खर्चा हो चुका है। मैंने अपना घर तक गिरवी रख दिया है। अब अचानक इतनी बड़ी मांग में कैसे पूरी करूंगा? ये सब बातें मुझे मत सिखाइए। ये तो आपको हमारे जैसा सरकारी दामाद ढूंढने से पहले ही अच्छी तरह सोच लेना चाहिए था ना। हाँ भाई साहब, मेरे बेटे से शादी के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है। लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। वो तो इसे आपकी बेटी पसंद आ गई, इसलिए हम शादी कर रहे हैं। विजय बेटा, प्लीज मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती मत करो। मैं शादी के बाद तुम्हारी ये मांग भी पूरी कर दूंगा। फिलहाल फेरे मत रोको। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मेरा बेटा तभी वरमाला डालेगा और फेरे लेगा जब फॉर्च्यूनर कार की चाबी हमारे हाथ में होगी। शिल्पा के पापा पूरी तरह टूट जाते हैं और रोते हुए सबके सामने विजय के पैरों में गिर जाते हैं। मेरी इज्जत अब पूरी आपके हाथ में है। अगर आप ये बारात वापस ले गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तभी सुनील शेरवानी पहने हुए बड़े ही रौब के साथ मंडप के अंदर आता है। वो काफी देर से पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। अरे बहुत हो गया, मैं काफी देर से तुम लोगों का ये घटिया ड्रामा देख रहा हूँ। ओए, तू कौन है और हमारे पारिवारिक मामले में ये बकवास क्यों कर रहा है? जानता नहीं मैं कितना बड़ा अफसर हूँ। तुम्हारी एक छोटी सी सरकारी नौकरी क्या लग गई? तुम तो खुद को भगवान समझने लगे। हाँ, अरे शर्मानी चाहिए तुम लोगों को इस तरह सरेआम दहेज मांगते हुए। अरे भाई साहब देखिए, इस आवारा लड़के को तुम लोग चुप क्यों हो? इसे बाहर क्यों नहीं निकालते? तुम्हें ये भी नहीं पता विजय कि कानूनन दहेज लेना एक बहुत बड़ा जुर्म है। तुम्हारी नौकरी तो आज ही जाएगी। अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं अपनी ये बारात लेकर वापस जा रहा हूँ। देखता हूँ अब इस लड़की से कौन शादी करता है। मैं इस दुनिया में किसी भी लड़के से शादी कर लूंगी विजय, लेकिन तुम्हारे जैसे लालची और गिरे हुए इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत! आज तुम लोग लालच में आकर कार मांग रहे हो, कल डिमांड पूरी ना होने पर मुझे जिंदा जलाकर मार दोगे। कम से कम मैं कुंवारी रहकर जिंदा तो रहूंगी। शिल्पा बेटा, तू चुप हो जा। कितना बोलेगी? इसकी बातों का बुरा मत मानो विजय बेटा। प्लीज बारात वापस लेकर मत जाओ। बस पापा, अब बहुत हो गया। आप एक बेटी के बाप हैं, कोई मुजरिम नहीं है। इस तरह इनके सामने गिड़गिड़ाना बंद कीजिए। मुझे खुद इससे शादी नहीं करनी। अरे बेटा शिल्पा, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अगर एक बार मंडप से शादी टूट गई ना तो समाज में बदनामी हो जाएगी। मुझे ऐसी बदनामी मंजूर है, लेकिन ऐसा लालची पति बिल्कुल मंजूर नहीं है। विजय और उसकी माँ गुस्से में मंडप से बाहर जाने लगते हैं। तभी सुनील विजय का रास्ता रोक लेता है। विजय जी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो असली क्लाइमेक्स बाकी है। सुनील तुरंत शिल्पा के पापा के पास जाता है और उनका हाथ थामकर, अंकल जी, मैं आज भले ही किसी सरकारी जॉब में नहीं हूं, लेकिन अपना खुद का बड़ा बिजनेस चलाता हूं। जितनी विजय की साल की सैलरी है ना, उतना तो मैं हर महीने का टैक्स भरता हूं। सुनील बेटा, तुम? जी, मैं आज पूरे गर्व से आपकी बेटी शिल्पा को हमेशा खुश रखने का दावा कर सकता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शिल्पा से इसी मंडप में अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुनील बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम्हारे जैसे हीरे को नहीं पहचाना। तुम ही मेरी बेटी के लिए सबसे परफेक्ट जीवन साथी हो। तभी सुनील की माँ सावित्री भी मंडप में आ जाती हैं और मुस्कुराते हुए शिल्पा के सिर पर हाथ रखती हैं। हाँ भाई साहब, बच्चों का प्यार सच्चा है। मेरी तरफ से भी शादी के लिए पूरी मंजूरी है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर अपने 2 सिपाहियों के साथ मंडप में आ जाते हैं और विजय और कामिनी की कलाई में हथकड़ी लगा देते हैं। हाँ भाई विजय जी, हमारे पास आपके खिलाफ दहेज मांगने की पुख्ता शिकायत आई है। अब आप थाने चलकर अपनी सरकारी नौकरी का रौब दिखाना। पुलिस विजय और कामिनी को पकड़कर ले जाती है। वहीं सुनील और शिल्पा मंडप में बैठते हैं। दोनों के फेरे पूरे हो जाते हैं और वो अपनी माँ सावित्री और पापा से आशीर्वाद लेते हैं। 1 महीने के बाद, सुनिए जी, आज मुझे हमारी बेटी शिल्पा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। अगर आप कहे तो हम आज उससे मिलने उसके घर चले जाएं। हाँ भाग्यवान, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी शिल्पा के घर चलते हैं। शिल्पा के पापा और माँ सुनील के आलीशान बंगले पर पहुँचते हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचते हैं, उन्हें अंदर की चीजें फेंकने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि अंदर शिल्पा कांच का ग्लास उठाकर गुस्से में सोफे पर फेंक रही होती है और सुनील कान पकड़कर खड़ा होता है। मैं पिछले 1 हफ्ते से सुन रही हूँ, तुम हर दिन बोलते हो कि आज घुमाने ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा। अरे बाबा सुनो तो सही, इस बार बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील थी, इसलिए थोड़ा बिजी हो गया था।
मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम मुझे कभी घुमाने और शॉपिंग पर लेकर नहीं जाते। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। दरवाजे पर खड़े शिल्पा के पापा और माँ अंदर का ये नजारा देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि पता नहीं हमारी बेटी सही हाथों में गई है या नहीं। अच्छा बाबा, मैं कान पकड़कर उठक बैठक करता हूँ। अब तो अपनी ये नाराजगी छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तभी सुनील के फोन पर उसके मैनेजर का फोन आता है। सुनील तुरंत फोन उठाता है। हेलो, अगले पूरे 1 हफ्ते के लिए कंपनी का पूरा काम आप खुद संभालिए। मैं अपनी पत्नी शिल्पा के साथ पूरा हफ्ता बिताने वाला हूँ, इसलिए नो ऑफिस। इतना कहकर सुनील फोन रख देता है और शिल्पा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वहीं शिल्पा भी मुस्कुरा देती है। अब तो खुश हो गई ना मेरी झांसी की रानी? अब तो कोई शिकायत नहीं है ना तुम्हें? शिल्पा की माँ और पिता अंदर आते हुए। देखा जी, मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित और प्यार करने वाले हाथों में है। ये तो बस पति पत्नी का प्यार है। अरे मम्मी पापा, आप लोग यहाँ आप कब आए? बस अभी आए बेटा। तुम दोनों की ये प्यारी सी नोकझोंक देख रहे थे। तुम्हें इतना खुश देखकर मेरा तो दिल भर आया। अरे मम्मी पापा, आप लोग प्लीज अंदर आइए, बैठिए। शिल्पा, जल्दी से मम्मी पापा के लिए नाश्ता लगवाओ। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से नाश्ता करते हैं और हंसते मुस्कुराते हैं। वैसे बेटा शिल्पा, तुम्हारी सास सावित्री जी दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? पापा, माँ जी तो 4 धाम की यात्रा पर गई हुई हैं। उन्होंने जाने से पहले कहा था कि मैंने लाइफ के सारे सुख देख लिए। अच्छा बेटा देख लिया, प्यारी बहू देख ली, अब मैं भगवान के भजन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। सुनील, शिल्पा को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। अब हम लोग चलते हैं। नहीं पापा, आप लोग आज ही तो आए हैं, 2-4 दिन रुक कर जाइए ना प्लीज। नहीं बेटा, हम तो बस तुम्हें अपनी आंखों से खुश देखने आए थे। अब हमारा मन पूरी तरह शांत है, हम फिर कभी आएंगे। शिल्पा के पापा और माँ मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर वहां से अपने घर चले जाते हैं। कहानी के आखिरी सीन में सुनील और शिल्पा शिमला की खूबसूरत वादियों में घूमते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े रोमांटिक रील्स बना रहे होते हैं।